So, hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry and Biology Lovers. So, आज मैं आपको केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर जो है, एक बायोमॉलिक्यूल्स का एक छोटा सा लेक्चर मैंने डाला था, उसके बाद मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो एक लेक्चर है वो डाल चुका हूँ। आज मैं जो लेक्चर है वो डालने वाला हूँ ऑर्गेनिक का, हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स का। एक ही लेक्चर इनफ होगा आपकी बोर्ड प्रिपरेशन के लिए, बाकी आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी एनसीईआरटी में से। और एक और बात बोलूँगा, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। तो देखेंगे हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। सो बेसिक तो सबको ही पता होगा हैलोअल्केन्स और हैलोअरीन्स क्या होते हैं। अगर कभी कार्बन की चेन के साथ, R मींस अल्काइल पार्ट चेन ऑफ द कार्बन, अगर कभी भी कार्बन की चेन के साथ हैलोजन लगा होगा तो उसको हम हैलोअल्केन बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। और अगर कभी बेंजीन रिंग के साथ हैलोजन लगा हो तो इसको हम लोग अराइल हैलाइड बोलते हैं, हैलोबेंजीन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले हम अल्काइल हैलाइड पढ़ने जा रहे हैं और अराइल हैलाइड, इनका एक कंपैरिजन है सबसे पहले तो, ठीक है, वो करेंगे डिस्कस। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आ जाता है नेचर ऑफ कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड। नेचर ऑफ कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड। सो देखो, ये आपका कार्बन है, यहां पर हाइड्रोजन है, 3 लगा दिए मैंने, मिथाइल, और इसके साथ मैंने क्लोरीन लगा दिया। तो ये आपका अल्काइल हैलाइड वाला कार्बन है और ये क्लोरीन है, हैलोजन। इस कार्बन का और हैलोजन का मुझे नेचर समझना है। फिर मैं यहां पर रिंग बना लेता हूं, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड। यहां पर भी कार्बन है और इस कार्बन के साथ भी मैंने हैलोजन लगा दिया, Cl। यहां से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है पहले वो देखेंगे। ये वाला जो बच्चे कार्बन है ये सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है। तो जब भी कोई कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। तो यहां पर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और यहां पर इस s का करैक्टर कितना होगा? देखो टोटल ऑर्बिटल 4 है ना, 3 p की और एक s का। परसेंटेज तो 100 में से ही निकलेगी, तो एक ऑर्बिटल में कितना परसेंटेज हुआ? 25%। तो यहां पर आपके s का करैक्टर कितना है? 25% है। यहां पे बात करते हैं, इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है और जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो उसकी हाइब्रिडेशन होती है sp2। तो मतलब यहां पर 3 ही ऑर्बिटल हैं, तो 33.3% s करैक्टर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस से आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से समझेंगे आप लोग, ठीक है। सो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो मैं क्यों बता रहा हूं ये, इसके पीछे क्या रीजन है? जितनी ज्यादा s करैक्टर होता है बच्चे, कार्बन उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कनेक्टेड हो तो उस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp होती है और इसके अंदर 50% 50% s करैक्टर होता है और यही कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। यहां पर ये कार्बन और इस कार्बन की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि इसमें s करैक्टर ज्यादा है, ठीक है। अब क्या होगा, ये कोवलेंट बॉन्ड है, इस कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये क्लोरीन जो है, ये इसका माइनस आई इफेक्ट होता है, ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा बॉन्ड को तोड़ने के लिए। जब यहां पे खींचेगा तो ये कार्बन बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इन इलेक्ट्रॉन को वापस नहीं खींच पाएगा। बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? अब आपको मैं अगर फाइनल शॉर्ट पढ़ा रहा हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको पता ही होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के पास वो नहीं है क्योंकि इसमें s करैक्टर बहुत कम है, तो ये क्लोरीन आराम से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा और आपको बदले में दे देगा C के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, और H3 ये कार्बोकैटायन बन गया और साथ में यहां से Cl नेगेटिव बाहर निकल गया। तो मैं कह सकता हूं कि जो अल्काइल हैलाइड होता है, जो अल्काइल हैलाइड होता है उसका जो कार्बन होता है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बॉन्ड जो है उसका जल्दी टूट जाता है और जल्दी टूटने की वजह से इस कार्बन के ऊपर जल्दी से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर कोई भी नेगेटिव ग्रुप आराम से अटैक कर सकता है। नेगेटिव ग्रुप मतलब न्यूक्लियोफाइल।
तो अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल जल्दी ऐड हो सकता है, सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ऐड नहीं सब्स्टिट्यूट हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका बॉन्ड जो है वो बहुत जल्दी ब्रेक हो गया। क्यों? क्योंकि कार्बन बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था, वो इलेक्ट्रॉन को जाने से रोक नहीं पाया। अब बात करते हैं यहां पर, ये वाला जो कार्बन है ना, ये थोड़ा बहुत स्ट्रांग है। तो होगा क्या, जब ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो कार्बन बोलेगा भाई साहब कहां, मेरे में भी थोड़ी बहुत ताकत है, तो वो वापस खींच लेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड इतना पोलर नहीं हो पाएगा, चार्ज सेपरेट नहीं हो पाएंगे, बॉन्ड टूटेगा नहीं इतनी जल्दी, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतनी इजीली नहीं होंगी। समझ में आया? तो किसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आसानी से हो जाती हैं? अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती हैं, अराइल हैलाइड में नहीं होती। तो जितने मर्जी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लो, आप आंसर बता सकते हो। अल्काइल हैलाइड के कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 होती है, उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर 25% होता है। अराइल हैलाइड का कार्बन sp2 होता है, उसमें 33% एस कैरेक्टर है। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और उतनी बॉन्ड पोलर नहीं हो पाएगी। ठीक है बच्चे? तो हम बोलेंगे अल्काइल हैलाइड जो है उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से हो जाएंगी, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं हो पाएंगी। ठीक है बच्चे? ओके, अब मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक ही बता देता हूं क्योंकि इसमें टॉपिक है SN1 और SN2, तो थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ठीक है? SN1 और SN2 क्या होता है, तो मैं आपको की पॉइंट बताऊंगा, मेन पॉइंट बताऊंगा, दैट्स ऑल। ठीक है? देखो हमारे पास दो टाइप की रिएक्शंस हैं, एक है, अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होने वाली हैं, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं। कौन सी दो टाइप्स? अच्छा इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, यहाँ नोट कर लिया होगा आपने, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं जल्दी से कर लीजिए। ओके, तो देखो बोर्ड साफ नहीं था तो अपना हैंकी यूज कर लिया मैंने, इसके लिए एक सब्सक्राइब। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं SN1 एंड SN2। SN1 एंड SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर और इसको बोलते हैं बाईमॉलिक्यूलर। ठीक है? इसका नाम SN1 क्यों है कि उसके जो रेट है ना, स्पीड, वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है? और वो अल्काइल हैलाइड होगा, आगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। इसका जो रेट है SN1 का, SN2 का सॉरी, रेट यानी कि स्पीड, वो दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। किस पे? किसके ऊपर? एक तो आपके अल्काइल हैलाइड के ऊपर और दूसरा आपके न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, तभी इसको SN2 कहते हैं। इसका नाम है यूनिमॉलिक्यूलर, यानी इसका रेट एक पे डिपेंड करेगा, सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे, फिर वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कोई भी होगा। और ये बाईमॉलिक्यूलर है, इसका रेट दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक अल्काइल हैलाइड पे और एक न्यूक्लियोफाइल पे। बच्चे ये न्यूक्लियोफाइल कहां से आ गया? क्योंकि हमने ऐड ही वही करवाना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। चलिए अब देखते हैं SN1। SN1 में क्या होगा बच्चे? से आपने एक अल्काइल हैलाइड लिया, C, यहां पे R है, यहां पर भी R है, यहां पर भी R है, और यहां पर आपका है X, ये आ गया आपका अल्काइल हैलाइड। तो ये मैंने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड वो होता है जिसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उस कार्बन के साथ 3 R ग्रुप्स होने चाहिए, 3 कार्बन की चेन्स होनी चाहिए। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अब SN1 में 2 स्टेप्स में, पहली बात SN1 जो है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है? और जो फर्स्ट स्टेप होता है उसी स्टेप से आपको रिएक्शन का स्पीड पता चलेगा। तो फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों? क्योंकि वो स्टेप बड़ा स्लो स्टेप होता है। ठीक है? देखो बच्चे, अब RX लिया तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये स्लो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में यहां से X निकल जाएगा, ठीक है, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बनेगा क्या? C R R R कार्बन पे
पॉजिटिव चार्ज और प्लस एक्स नेगेटिव। ये आपका कार्बोकैटायन बन गया। स्लो स्टेप था ये। अब ये स्टेप नंबर 1 है। फिर देखेंगे स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? ये जो आर एंड आर ऐसे बना लो जैसे मर्जी, आर सी आर आर, चार्ज कौन सा? पॉजिटिव। सेकेंड स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा आर सी आर आर और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूटेड हो गया। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो ये पहला स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप था। बच्चे मैंने आपको बोला था जो रेट है वो हमेशा स्लो स्टेप से ही पता चलता है। तो स्लो स्टेप ये है। अब इसमें देखो कितने रिएक्टेंट है, सिर्फ एक ही चीज तो है इसमें, न्यूक्लियोफाइल तो है ही नहीं इस स्टेप में, तो ये अल्काइल हैलाइड ही है सिर्फ। इसका मतलब इसका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अल्काइल हैलाइड की कंसेंट्रेशन पे, इसीलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? इसीलिए यूनिमॉलिक्यूलर बोला जाता है। ठीक है, और भी बड़ी सारी चीजें जो मैं इसमें बताने वाला हूं आपको, वो क्या है देखो। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो बोलेंगे कि जो SN1 है कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, क्या क्या उसमें हो रहा है, पहला स्टेप फास्ट है स्लो है, तो पहला स्टेप स्लो है, रेट किस पे डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। फर्स्ट स्टेप में अल्काइल हैलाइड होता है तो सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे ही डिपेंड करेगा। ओके, उसके बाद एक चीज और आपको पूछा जाएगा कि जब आप लोग रिएक्शन करवाओगे, SN1 की रिएक्शन करवाओगे, तो कौन सा अल्काइल हैलाइड सबसे जल्दी रिएक्शन शो करवाएगा? व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड? तो वहां पर आपने याद रखना है, मैं ट्रिक बता रहा हूं। यहां पर 1 है ना, तो आप 3 से स्टार्ट करो, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री, फिर होगा 2 डिग्री और फिर होगा 1 डिग्री। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाएगा कि अल्काइल हैलाइड में रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ। तो 3 है, 2 है और 1 है SN1 के केस में। SN2 में क्या होगा फिर? तो SN2 में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड। और अगर पूछ लिया कि जो आप इसमें हैलोजन डालते हो तो सबसे जल्दी कौन शो करेगा, तो आपने आंसर देना आई, आयोडीन, HI। ठीक है, RI आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। चलिए अब स्टार्ट में SN2 के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। SN2 में क्या होगा? SN2 वाली जो रिएक्शन है बच्चे, इसमें क्या होगा? ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। इसमें बड़ी सारी चीजें सीखने वाली, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। तो पहले स्टेप में क्या होगा? सॉरी 2 स्टेप में नहीं, SN2 है ना, 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट होगा देखो, यहां पर आपने लिया C, इसके साथ एक तो R ग्रुप लगा दिया, एक H लगा दिया और एक H लगा दिया, और यहां पर लगा दिया आपने क्या? X। ये मैंने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया है। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन के साथ हैलोजन है उसके साथ एक ही R है। क्यों ले रहा हूं मैं प्राइमरी? क्योंकि ये सबसे फास्ट रिएक्शन प्राइमरी करता है। यहां पर मैंने टर्शरी लिया था क्योंकि 3 डिग्री के साथ होता है सबसे फास्ट। तो अब आप क्या करोगे? ये स्टेप नंबर 1 है, एक में ही कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चे इसमें ना ऐड जो होने के लिए आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। सो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। और इस X के ऊपर भी चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल सामने से तो अटैक कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है। बोले देखो बच्चे, सिंपल सी बात है, मैं भी बंदूक लेके खड़ा हूं और अगले वाले बंदे के पास भी बंदूक है, तो खड़े ही रहेंगे, बस मारेंगे नहीं, पता है किसी को बच सकती है। तो इस केस में क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल में बड़ा चालाक है, तो ये क्या करेगा? बैक से करेगा अटैक। बोले मैं बैक दरवाजे जाता हूं, इसने कोई खबरी रखा होगा ना, तभी ये बैक से अटैक कर देगा। तो ये बैक से अटैक कर देगा, X यहां से बाहर निकल जाएगा। लेकिन कैसे निकलेगा देखो, अब होगा क्या? ये न्यूक्लियोफाइल यहां से बैक से अटैक करेगा, इसको बोलते हैं बैक अटैक। तो बनेगा क्या? C यहां से ऊपर आ गया आपका R, यहां पे आ गया H और यहां पे आ गया H, और इधर आपका जो न्यूक्लियोफाइल था, सॉरी X था, वो डॉटेड में बनाया, वो बाहर निकल रहा है, और यहां पर भी डॉटेड में बनाया न्यूक्लियोफाइल, तो यहां से न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, वहां से X निकल रहा है। समझ में आया? इस चीज को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट।
क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। और ट्रांजिशन स्टेट इतनी अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल तो होगी ना, क्यों? दो दुश्मन खड़े हैं यहां पर, तो ये अनस्टेबल है बहुत ज्यादा, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो एक्स बाहर निकल जाएगा, कमजोर वाला निकल जाएगा, तो बनेगा क्या? न्यूक्लियोफाइल, कार्बन, आर, एच और एच, तो न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आपका बन चुका है। लेकिन अब आपको मैं एक बात बताऊं, इसको देखो, जैसे स्टार्ट किया था ना, आर की डायरेक्शंस देखो यहां पर सेम थी, इसमें बोलेंगे रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन का मतलब है सेम कॉन्फ़िगरेशन रह रही है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन सब बदल चुकी है, इन्वर्जन हो गया यहां पर। बच्चे से छाता होता ना, हमने लिया हुआ है, तूफान चल गया, तो उसकी साइड पहले ऐसी थी अब ऐसे हो गई, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर ये आर सारे इस तरफ थे, अब उस तरफ चले गए, तो इन्वर्जन हो गया, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। और सबसे पहले जिसने ये दिया था उसको साइंटिस्ट का नाम था वॉल्डन, और इस इन्वर्जन का नाम है वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन इन्वर्जन, तो ये SN1 था। SN1 एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है, वही स्लो स्टेप होता है, ठीक है, लेकिन इसके बाद ये स्पीड पकड़ लेता है, हालांकि यहां तक तो स्लो है। तो यहां पर हम बोलेंगे इसका रेट देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक अल्काइल हैलाइड और एक न्यूक्लियोफाइल, एक अल्काइल हैलाइड और दूसरा न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे इसका जो स्पीड है वो डिपेंड कर रही है। समझ में आया? और इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, पहले भी बता चुका हूं, 2 है ना ये, तो 1 से स्टार्ट करो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि जो रिटेंशन है कॉन्फ़िगरेशन की वो किसमें होती है? SN1 में, 2 स्टेप वाले में। और मैं अगर बोलूं इन्वर्जन किसमें होती है? SN2 में। रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ SN1 का, तो 3 to 1, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ SN2 का, 1 to 3, ठीक है। तो ये छोटा सा आइडिया मैंने आपको दिया SN1 और SN2 का, आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको मैं एक बात बता दूं, आपके सिलेबस में जो है वो प्रेपरेशंस नहीं है, आपको प्रॉपर्टीज पढ़ के जाना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज पे आपको ध्यान देना है बच्चे। अब मैं बात करूंगा, अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि जो RX होता है, जैसे CH3 और X, इसका कार्बन का बॉन्ड जल्दी टूटता है और इस कार्बन पे चार्ज कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ सकता है। तो अब मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूं कि इस कार्बन की चेन में कौन सा न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ सकता है आराम से, ठीक है। तो कुछ रिप्लेसमेंट रिएक्शंस मैं आपको बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट। सब पैसे तो बहुत है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, अगर आप कभी अल्काइल हैलाइड के साथ CN इंट्रोड्यूस करवाना चाहो, आपने एक रिएक्शन कर दिया KCN के साथ और आपने RX का दूसरा रिएक्शन कर दिया AgCN के साथ, ठीक है। लेकिन यहां पे और यहां पे प्रोडक्ट बच्चे तो बहुत सिंपली क्या करते हैं, K के साथ X को हटा देते, देखो ये KX हट गया और R के साथ CN लग गया, अल्काइल साइनाइड बन गया। यहां तक तो ये सही है, लेकिन इसके केस में आप ऐसे हटा नहीं सकते, आप यहां से Ag के साथ X को नहीं हटा सकते, नहीं ये तो हटेगा और RCN लगा दो, लेकिन बच्चे ये नहीं प्रोडक्ट बनेगा इसमें, ये प्रोडक्ट इसमें नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तो पहले तो मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखा देता हूं जो एक्चुअल में रिएक्शन है, फिर समझा देता हूं कि क्यों है ऐसा। ये आपने RX लिया, इसकी रिएक्शन आपने AgCN के साथ कर दी, तो माइनस क्या हो गया? AgX। अब बच्चे ध्यान से समझना, ये जो KCN होता है ना, KCN ये आपका आयनिक कंपाउंड है। क्या है?
आयनिक कंपाउंड है, तो K के ऊपर बहुत जल्दी पॉजिटिव और बहुत जल्दी C के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। लाइक यहां देखो K पॉजिटिव और CN नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पर R के साथ बॉन्ड बनना है K और CN में से, तो K और X तो निकल चुका है, इसको मैं निकाल देता हूं यहां से, बचा C और N। बॉन्ड कौन बनाएगा? R का मतलब भी कार्बन ही है। अब कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, दोनों के साथ बना सकता था, लेकिन कार्बन और कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए यहां पर कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना के CN बनाएगा। अगर आप बोले कि RX की रिएक्शन KCN के साथ जब हम करते हैं तो आपका प्रोडक्ट RCN क्यों बनता है, तो आप बोलोगे सर क्योंकि KCN जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है और K निकलने के बाद C भी बॉन्ड बना सकता था, N भी बना सकता था, N के पास भी यहाँ लोन पेयर रहते हैं जो बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कार्बन और कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए कार्बन ही बॉन्ड बनाएगा। ओके, सो नेक्स्ट देखो AgCN के साथ फिर क्या हो गया, ऐसा रिएक्शन क्यों होगा, NC के साथ क्यों बॉन्ड बने, यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा मैं बता दूं, RNC बनेगा, यानी यहां पर आपके R ने जो बॉन्ड बनाया वो C के साथ नहीं N के साथ बनाया, इसका मतलब यहां से बॉन्ड टूटी नहीं होगी। बच्चे AgCN इज ए कोवलेंट, इसके अंदर कोवलेंट नेचर ज्यादा होता है, तो यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर जो होते हैं वहां से बॉन्ड बन जाता है R के साथ, कार्बन बाद में फ्री होता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा KCN के साथ साइनाइड क्यों बनता है और AgCN के साथ आइसोसाइनाइड क्यों बनता है, इट इज अल्काइल आइसोसाइनाइड, तो ये क्यों बनता है, तो आप आंसर दोगे सर ये इसलिए होता है क्योंकि ये आपका कोवलेंट है, यहां से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देके बॉन्ड बनाता है, ये आयनिक है, यहां से कार्बन अपने बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये था रिप्लेसमेंट रिएक्शन, तो रिप्लेसमेंट बाय साइनाइड एंड रिप्लेसमेंट बाय आइसोसाइनाइड, KCN के साथ साइनाइड, AgCN के साथ आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट देख लेते हैं और कोई रिप्लेसमेंट पढ़ते हैं। रिप्लेसमेंट बाय अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप वाली भी रिप्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। आपने लिखा बच्चे RX और इसमें आपने डाल दिया अमोनियम, इसको अमोनोलिसिस भी बोलते हैं। अब होगा क्या, यहां से H और यहां से X माइनस हो गया, यहां पे NH2 बच गया, R के साथ लग जाएगा, बन गया RNH2। इट इज ए 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन। बच्चे प्राइमरी अमाइन का फॉर्मूला क्या होता है, RNH2। सेकेंडरी अमाइन में एक H कम हो जाता है, 2 R हो जाते हैं, R2NH, और टर्शियरी अमाइन में होता है R3N। तो यहां पे आपका 1 डिग्री अमाइन बन गया। अब अगर आप इसमें एक और मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का डालोगे तो क्या होगा, क्या होगा, H के साथ क्या निकल जाएगा, X और R लग जाएगा और बनेगा R2NH, तो 2 डिग्री अमाइन भी बन गया। और अगर आप इसी में कंटिन्यूसली एक और RX डाल देंगे तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा R3N और माइनस क्या हो जाएगा HX, प्राइमरी अमाइन भी टर्शियरी भी बन गया। समझ में आ गई बात? और अगर आप इसमें एक और बार डाल दो, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, एक और बार RX डाल दो तो बन जाता है R4N, फिर ये R इसका लोन पेयर यूज करके बॉन्ड बना चुका है, जिसकी वजह से N पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बाहर रहेगा X नेगेटिव। इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, दो जो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो सेकंड, रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, OH ग्रुप के साथ रिप्लेसमेंट, OH नेगेटिव, तो इसके लिए आप इसमें KOH डाल सकते हो। अब मेरी एक बात याद रखना, KOH डालना कौन सा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ KOH यूज्ड इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वन इज एक्वस एंड सेकंड इज अल्कोहलिक, वन इज एक्वस एंड सेकंड इज अल्कोहलिक। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CH3, CH2 एंड Cl। अगर ना आप इसमें KOH डालो, कौन सा, अल्कोहलिक,
तो ये एल्कोहलिक KOH अपने में से कुछ भी इधर जोड़ेगा नहीं, सिर्फ बाहर ही निकालेगा, एलिमिनेशन करवाएगा। तो K के साथ क्या निकल गया? Cl। और ये जो OH है ना, ये जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा है ये अल्फा है, और उसके अगला कौन सा है? बीटा। जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा है वो अल्फा है, उसके अगले वाला कौन सा है? बीटा। इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। K के साथ क्या निकल गया? Cl। और ये OH अगले इधर से एक H भी हटा देगा, तो यहां पे CH2 बच गया। और देखो ना, सिंपल, इसका एक H मैं बाहर निकाल के दिखा रहा हूं। तो ये OH इधर से एक H हटा देगा, लेकिन ये बॉन्ड बीच में चली जाएगी, और क्या बन गया प्रोडक्ट? CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन गया, इथीन बन गया। तो अल्काइल हैलाइड में अगर आप अल्कोहलिक KOH डालो तो कुछ नहीं जुड़ता, बस बाहर ही निकलता है। तो अगर आपको सब्स्टिट्यूट करवाना है ना, तो आप पता क्या करोगे? CH3 CH2 Cl, इसमें आप KOH तो डालो, लेकिन कौन सा? एक्वस। एक्वस KOH जो है वो सब्स्टिट्यूशन करवाता है। K के साथ क्या निकल जाएगा? Cl, और OH यहां लग जाएगा, तो तब आपका प्रोडक्ट बनेगा। माइनस हो गया KCl, माइनस हो गया KCl, माइनस हो गया वाटर, यहां पे आपका KCl रिमूव हो गया और आपका प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2OH, इथेनॉल। ठीक है, अल्कोहल बन गया। तो ये हो गया आपकी सेकंड, थर्ड जो भी रिप्लेसमेंट रिएक्शन। एक और रिप्लेसमेंट मैं बताने जा रहा हूं आपको अभी, एल्कोक्सी ग्रुप के साथ क्या बनेगा। तो एल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है? एल्कोक्सी ग्रुप होता है जब OR हो और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जैसे आपने लिखा RX अल्काइल हैलाइड, और इसमें आपने डाल दिया सोडियम एल्कोक्साइड NaOR, RONA, सोडियम एल्कोक्साइड। तो आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है इसमें। Na के साथ क्या निकल जाएगा? X, तो माइनस हो गया NaX, और R के साथ लग गया OR, और ROR, इट इज ए ईथर। बेटे ईथर ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, पता है क्यों? ईथर का फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है ना, ऐसा लगता है कोई मम्मी अपने बच्चे को 2 बार आवाज लगा रही है, और जिसका नाम R है, ऐसे ROR, जैसे यहां ROR, ROR इज ए ईथर। ओके, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये होगी रिप्लेसमेंट रिएक्शन, जल्दी से नोट करो इनको। चलिए नोट, नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चे, नेक्स्ट है, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट लूं, RCOOAG, इट इज सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन मैंने अल्काइल हैलाइड के साथ कर दी। अब क्या होगा? Ag के साथ X निकल जाएगा, AgX, और RCOOR बन जाएगा। अगर ये और यार दोनों डिफरेंट होंगे तो यहां पर भी डिफरेंट R लग जाएगा, इसको ईस्टर कहते हैं। तो इसका मतलब आप अल्काइल हैलाइड की हेल्प से ईस्टर भी बना सकते हो। सो इट इज द रिप्लेसमेंट बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप। ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप है। आपको पता है जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का H हटा दो ना, तो उसके नाम के साथ एट लग जाता है। जैसे फॉर्मिक एसिड का H हटा दो, फॉर्मेट, एसिटिक एसिड का H हटा दो, एसीटेट, प्रोपायनिक एसिड का H हटा दो, प्रोपायनेट, ब्यूटारिक एसिड का H हटा दो, ब्यूटाइरेट, वेलरिक एसिड का H हटा दो, वेलरेट, बेंजोइक एसिड का H हटा दो, बेंजोएट। तो मैं क्या बता रहा हूं कि जब और उसकी जगह पे जो भी लगाओगे ना, जैसे सोडियम लगाया, सोडियम बेंजोएट, सोडियम लगाया, सोडियम फॉर्मेट, कैल्शियम लगाया, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसीटेट, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक है। तो ये होगी रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट में जो आपको रिएक्शन बताने जा रहा हूं ना बच्चे, वो कौन सी रिएक्शन है, ध्यान देंगे। डी, ये पढ़ा भी दी मैंने, अभी फिर से बता रहा हूं, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आज जो भी बता रहा हूं इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होने वाला है,
डी का मतलब रिमूव होना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन का मतलब हेलोजन। तो आपको दो चीजें रिमूव करानी है, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन। इसके लिए मैं दो रिएक्टेंट ले रहा हूं, सी एच एच एंड एच। येलो कलर सही होता है, दिख जाता है दूर से, इसलिए येलो का यूज करते हैं। सी एच एच और यहां पे मैंने एक्स लगा दिया। अब आप इसमें डालोगे KOH, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कौन सा डलेगा? एल्कोहलिक। मुझे कुछ जोड़ना नहीं है, हटाना है सब कुछ, तो एल्कोहलिक डाल दिया। K के साथ क्या रिमूव हो गया? Cl। और ये जो OH है ये अपने साथ एक H को ले गया और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। क्या बना प्रोडक्ट? CH3 सॉरी 2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन गया, इथीन बन गया। इसमें ऐसा पता क्यों हुआ? एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इसमें ये जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा था उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके अगले वाले को कहते हैं बीटा। तो याद रखना H हमेशा बीटा से ही निकलता है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम बीटा एलिमिनेशन भी है। अब मैं एक और रिएक्शन लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, एक और रिएक्शन ले रहा हूं। मैंने लिया A कार्बन, C H H H C H H C H, यहां पे लगा दिया हेलोजन, फिर आगे CH3। अब इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो ये वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन है, और मैंने बोला था अल्फा के साथ वाला कौन सा होता है, और ये भी कौन सा हुआ? फिर इसमें दो बीटा कार्बन है, तो आपका H दो जगह से हट सकता है। अगर बच्चे H हटेगा यहां से तो फिर यहां डबल बॉन्ड आएगी, अगर H हटेगा यहां से तो फिर यहां डबल बॉन्ड आएगी। यहां डबल बॉन्ड आई तो पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गई, यहां पे डबल बॉन्ड आई तो दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आई, तो दोनों प्रोडक्ट अलग हैं, दोनों बना लेते हैं। ठीक है, क्या बनेगा प्रोडक्ट? आपको पता ही है, यहां पे आप KOH डालने वाले हो, एल्कोहलिक वाला, तो K के साथ Cl तो निकलेगा ही निकलेगा, माइनस हो गया KCl। अब H कहां से निकालना है? तो दोनों जगह से निकाल के दो प्रोडक्ट बना के दिखाओ। तो क्या करेंगे? पहले मैं यहां से निकाल रहा हूं तो यहां डबल बॉन्ड लग जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH रह गया, एक हट गया, डबल बॉन्ड CH, Cl निकल चुका है, सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये बन गया ब्यूट-टू-ईन, ब्यूट-टू-ईन। ठीक है, अब अगर मैं यहां से हटाऊं तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है ब्यूट-1-ईन। तो 1 लिखते नहीं है, सीधा ब्यूटीन लिख दो। अब इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा? तो याद रखो, ये वाला देखने में ही बहुत खूबसूरत है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप हैं, ये सिमेट्रिकल है, दिस इज सिमेट्रिकल अल्कीन। लेकिन इसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ग्रुप नहीं है, सिर्फ एक ही तरफ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। और एक रूल है जिसका नाम है सेट्ज़फ रूल, SAYTZEFF, सेट्ज़फ रूल। ये रूल क्या कहता है? ये कहता है इन केस अगर कभी दो बीटा कार्बन हो, दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो, तो मेजर प्रोडक्ट हमेशा वो होगा, मेजर प्रोडक्ट is that which is more alkylated, which is more alkylated। तो यहां पर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स हैं, ये ज्यादा अल्काइलेटेड है, इसमें डबल बॉन्ड के इस तरफ एक ही ग्रुप है, ये कम अल्काइलेटेड है। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया और ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो गया। बच्चे याद रखना, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। फिर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, फिर क्या? अगर हम यहाँ पे QH को अल्कोहलिक ना लेके एक्वस ले लें तो फिर यहां से Cl निकलेगा और OH लग जाएगा, हाँ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी फिर। लेकिन मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं करवा रहा हूं ना, इसमें रिमूव करवा रहा हूं, एलिमिनेशन करवा रहा हूं, बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था।
नेक्स्ट मैं आपको अभी अराइल हैलाइड पे लेके आने वाला हूं। यहां पर मैंने आपको मेन रिएक्शंस बता दी। देखो सिंपल सी बात है, जिसका भी आप रिप्लेसमेंट करोगे तो आपने एक्स को बाहर निकालते जाना है और उसकी जगह पर वो ग्रुप, जैसे मैं बोलता हूं बच्चे नाइट्रो ग्रुप जोड़ के दिखाओ, तो आप कंपाउंड ले लो कोई भी नाइट्रो वाला, AgNO2 ले लो, AgX निकल गया, NO2 लग गया, ठीक है ना। आप आराम से कर सकते हो ये रिएक्शंस। अभी मैं आपको रिंग वाले पे लेके आ रहा हूं, तो रिंग वालों में आपको ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, आपको बस पढ़नी है नेमिंग रिएक्शन सबसे पहले, ठीक है। तो नेमिंग रिएक्शन कौन सी हैं देख लेते हैं। पहली रिएक्शन हमारे पास आ जाती है वुड्स फिटिग रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन हमारे पास आती है फिटिग रिएक्शन। पहले ये दो रिएक्शन आपको बताता हूं बच्चे। वुड्स फिटिग रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल ले लेंगे R और X का, चेन के साथ X, और इसमें डालेंगे सोडियम मेटल 2 टाइम्स, और एक आप लोगे हैलोजन के साथ रिंग, अराइल हैलाइड का मॉलिक्यूल। देखो ना, वुड्स फिटिग रिएक्शन। पहले मैं आपको वुड्स रिएक्शन बताता हूं, पहले इसे पढ़ लो इसको ही। यहां से 2 टाइम्स NaX निकल गया और क्या बन गया, R रिंग पे लग जाएगा, अल्काइल बेंजीन बन गया, ठीक है। ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। अब बात करते हैं फिटिग की। बच्चे अगर कभी भी आपको ना फिटिग वुड्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप उसको 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। पता कैसे, देखो वुड्स ने सिर्फ चेन के साथ काम किया, फिटिग ने सिर्फ रिंग के साथ काम किया। वुड्स फिटिग में मिलकर हो जाएगा, है ना। अगर कोई बोलता बच्चे बताओ वुड्स रिएक्शन क्या है, तो आप बोलो सर वुड्स रिएक्शन बहुत आसान है, एक R ले लो, एक X ले लो, 2 इसमें सोडियम डालो, फिर इसमें X ले लो, फिर R ले लो, यहां से NaX निकल गया, R के साथ R लग गया, ठीक है। वुड्स फिटिग, तो एक R की जगह क्या कर दो, रिंग कर दो, यहां पर क्या आ जाएगी, रिंग आ जाएगी। फिटिग रिएक्शन, तो दूसरे R की जगह भी क्या कर दो, रिंग कर दो, यहां पर भी क्या आ जाएगी, रिंग आ जाएगी, बाइफिनाइल बन जाएगा, ठीक है ना। मैं वैसे एक बार आपको क्लैरिटी के साथ यहां से दिखा देता हूं कि क्या होने वाले है। फिटिग रिएक्शन में क्या होगा, जैसे आपने लिया रिंग, यहां पे क्लोरोबेंजीन ले लिया, इसमें आपने 2 टाइम्स सोडियम मेटल डाल दिया और वापस से क्लोरोबेंजीन ले लिया, तो यहां से 2 सोडियम NaCl निकल गए। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, ड्राई ईथर, और क्या बना, रिंग, और रिंग के साथ रिंग, ड्राई फिनाइल, बाई फिनाइल, कुछ भी बोलो, ये बन गया आपका फिटिग रिएक्शन। समझ में आया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक किसी का एक चाचा जी का लड़का था जिसका नाम था अलमन, मजाक कर रहा हूं, अलमन रिएक्शन भी बिल्कुल ऐसा ही है, सेम ये वाला फिटिग के जैसा, बस उसमें आपने एक रिएजेंट चेंज करना है। उसमें आप लोगों ने जो बेंजीन लेना है वो लेना है आइडोबेंजीन, सोडियम मेटल की जगह डालना है कॉपर, ठीक। तो यहां से ये कॉपर आयोडीन निकल गया और रिंग के साथ क्या लग गया, ये रिएक्शन सील्ड ट्यूब के अंदर होती है और कॉपर पाउडर इसमें यूज होता है, तो बनेगा रिंग और फिर वापस से रिंग, ये भी डाइफिनाइल है। तो मैंने आपको 3-4 नेमिंग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या है, वुड्स रिएक्शन अभी बताया था, एक मॉलिक्यूल RX का प्लस 2 टाइम्स सोडियम मेटल, एक और मॉलिक्यूल RX का, NaX 2 टाइम्स निकल गया और R के साथ क्या लग गया, R, इथेन, एल्केन बन गया, और -2 टाइम्स NaX। ये भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तो वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, अलमन रिएक्शन, जल्दी जल्दी नोट करो। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ना बच्चे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिस रिएक्शन का नाम है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। हर चैप्टर में है, हर जगह पे है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो FRIEDAL, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसकी 2 रिएक्शंस हैं। पहली है अल्काइलेशन,
अल्काइलेशन में क्या होगा, से जैसे हमने रिंग लिया और रिंग पे सब जगह एच होता है, मैं एक निकाल के दिखा रहा हूं, ठीक है। अब आप इसमें ऐड कर दीजिए CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड आपने ले लिया, लेकिन मेरी बात याद रखना, अब होगा क्या, बड़े सादा ऐसा बता सकता था मैं, H के साथ क्या निकल जाएगा, Cl और CH3 लग जाएगा, टॉलिन बन जाएगा। ऐसा होता नहीं है, लेकिन पता क्यों, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि बच्चे ये इतनी जल्दी बॉन्ड नहीं ब्रेक होता है। आप यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, अच्छा ये मैंने अराइल हैलाइड पहले लिया ही नहीं है, H के साथ बेंजीन के साथ नहीं डायरेक्ट रिएक्शन करवा रहा, मैं यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लेकर रिएक्शन करवा रहा, क्योंकि हमें अराइल हैलाइड लेना था ना, तो अराइल हैलाइड बन चुका है। अब एक चीज बता देता हूं यहां पर मैं आपको क्लियरिटी के साथ, ये न्यूक्लियोफाइल ऐड होने के लिए नहीं आ रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने के लिए आ रहा है, पॉजिटिव स्पीशीज ऐड होने के लिए आ रही है यहां पर, ठीक है। कैसे आ रही है, ये रिएक्शन हम लोग करवाते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। अब एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है, एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है, इसका काम देखो क्या है। एनहाइड्रस AlCl3 जो होता है वो CH3Cl के साथ रिएक्ट कर जाता है, ये एक लिविस एसिड है और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है, तो ये क्या करेगा, एक Cl को बॉन्ड के साथ ही खींच लेगा और बना देगा AlCl4 नेगेटिव, और पीछे क्या बचा, CH3 पॉजिटिव। ये न्यूक्लियोफाइल नहीं, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग है। तो याद रखना AlCl3 फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में यूज किया जाता है, उसका काम है इसको इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करके देना। तो यहां पर होगा क्या, यहां वाला जो आर्थो पोजीशन वाला H है या पैरा पोजीशन वाला H है, ये Cl उसके साथ हट जाएगा और CH3 यहां लग जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा रिंग। ऊपर क्या लग गया, Cl, और यहां क्या लग गया, CH3। या फिर आपका बन सकता है रिंग, ऊपर लग गया Cl और यहां लग गया CH3। तो इसको हम बोलते हैं फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, क्योंकि इसमें रिंग के ऊपर अल्काइल ग्रुप ऐड हो गया, CH3 ऐड हो गया, अल्काइल कोई भी ले सकते थे अल्काइल। दूसरी रिएक्शन है बच्चे इसकी फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन। असाइल ग्रुप कौन सा होता है, RC डबल बॉन्ड O। अब आपने ये ग्रुप आगे बेंजीन के ऊपर जोड़ना है, ठीक है, असाइल ग्रुप को जोड़ना है बेंजीन पे। देखो आप ले लो वापस से क्लोरोबेंजीन और इसमें आप ऐड कर दो CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl। वापिस इसमें एनहाइड्रस AlCl3 ही डलेगा, एनहाइड्रस AlCl3। आपको पता तो चली गया कि इसका काम क्या होता है, Cl को बाहर निकालना, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां वाला H और यहां वाला H इस Cl के साथ निकल जाएगा और यहां तो यहां ये ग्रुप लग जाएगा, यहां लग जाएगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट, रिंग। रिंग के ऊपर Cl और यहां पे लग गया C डबल बॉन्ड O CH3, यहां फिर प्लस रिंग Cl और यहां लग गया COCH3। हाँ, आर्थो और पैरा पे ही लगते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जब भी रिंग के ऊपर Cl होता है तो इससे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये आपकी अल्काइलेशन रिएक्शन थी, इसमें अल्काइल ग्रुप ऐड हुआ था, और ये असाइलेशन है क्योंकि इसमें RCO ग्रुप ऐड हुआ है, असाइलेशन। तो ये फ्राइडल क्राफ्ट की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। कौन सी वाली, नहीं, एनहाइड्रस AlCl3 की जगह पर अगर जैसे मैं नॉर्मल क्लोरीनेशन करवाता हूं, बेंजीन के ऊपर आपने क्लोरीन जोड़ना है तो वो भी Cl पॉजिटिव जाएगा, तो उस केस में भी आप FeCl3 यूज कर सकते हो। FeCl3 यूज करने का मतलब है कि आप लोगों को लिविस एसिड यूज करना है। लिविस एसिड क्या करता है बच्चे, का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके देता है, जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। जैसे हमें क्लोरीनेशन करवानी है तो हम FeCl3 यूज करते हैं, AlCl3 यूज करते हैं। ब्रोमिनेशन करवानी है हम FeBr3 यूज करते हैं। नाइट्रेशन करवानी है तो हम HNO3 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं ताकि वो उसको NO2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दे, ठीक है। तो ये हो गया फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। एक दो रिएक्शन और बचती है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग, ये नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, लास्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं, रिएक्शन विद क्लोरल। क्लोरल क्या होता है, क्लोरल CHLORAL, क्लोरल
एक कार्बन है, इसके साथ यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पर C है, यहाँ H है, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यानी एल्डिहाइड है ये 111 ट्राइक्लोरो इथेनॉल। आप इसकी रिएक्शन करवा दो, दो मॉलिक्यूल किसके लेके, यहाँ H ले रहा हूं, यहाँ Cl, क्लोरोबेंजीन अराइल हैलाइड, तो होगा पता है क्या बच्चे, यहां से ये O और यहां से ये दो H निकल जाएंगे, माइनस क्या हो गया H2। आप कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करवा लो और बनेगा क्या, CCl Cl Cl CH। इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड यहां एक यहां पर क्या प्रेजेंट है, रिंग, और यहां पे भी क्या प्रेजेंट है, रिंग प्रेजेंट, और यहां क्या है Cl और यहां क्या है Cl। ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। देखो बेटे ध्यान से देखिए, ये आपका 111 ट्राइक्लोरो इथेन है, एक ही कार्बन पे 3 क्लोरीन, 111 ट्राइक्लोरो, दो कार्बन है, इथ सिंगल बॉन्ड है एन, और CHO को बोलते हैं अल। तो 111 ट्राइक्लोरो इथेनॉल को जब आप दो मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन के साथ ट्रीट करते हो तो यहां से दो H और एक O निकल गया, यहां से दो बॉन्ड्स बची थी, एक इस रिंग के साथ एक इस रिंग के साथ जोड़ दी मैंने, और ये कंपाउंड जो आपका बना है ना, इसका नाम पता क्या है, दो क्लोरीन लगे डाइक्लोरो, दो फिनाइल हैं डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, यहां पर 3 क्लोरीन है, ट्राइक्लोरो, दो कार्बन है इथेन, क्या बोला, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, दो कार्बन थे, इथ सिंगल बॉन्ड है एन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, क्या नाम बोला, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। और बच्चे इसी को DDT क्यों कहते हैं, DDT विच इज ए पावरफुल इंसेक्टिसाइड, सॉरी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, इसको यूज किया जाता था, अभी बैंड है क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर इसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था। ओके, सो व्हाट इज DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। सो बच्चे मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको मैक्सिमम टॉपिक्स जो थे इस चैप्टर के वो कवर अप करवा दिए, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।